हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट 2018 से लेकर 2021 के बीच में होने वाली परीक्षाओं में भाषा विज्ञान से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के ऊपर, जो कि आपके पाठ्यक्रम के अनुसार यूनिट 1 के अंतर्गत हिंदी भाषा और उसका विकास दिया गया है। और हमने जब इन प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट करना शुरू किया था तो देखा कि कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि इन 3 वर्षों के अंदर रिवीजन हुए हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आगामी परीक्षा में भी आ जाएं। तो आप सभी के लिए ये वीडियो लेक्चर सहायक हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। तो चलते हम देखते हैं कि जो यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है। ऑप्शन दिया गया है भोजपुरी, मगही, मैथिली, छत्तीसगढ़ी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है कि छत्तीसगढ़ी, जो बिहारी हिंदी में नहीं बल्कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, जो कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ऊपर, ये सभी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि मिलान करने वाला है। पूछा गया कि निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए और जो भी कूट दिए गए हैं उनके अनुसार सुमेलित करना है। तो पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, मगही, इस तरीके के प्रश्नों को हमने लाइव क्लास के दौरान भी सॉल्व किया था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो रहा है। तो हम देखते हैं कि इसका जो सही जवाब है कौन सा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत शिमला, मध्यवर्ती यहाँ पर पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत आपका गढ़वाल, भोजपुरी गाजीपुर, मगही पटना। इस तरीके से यहाँ पर जो सही ऑप्शन बन रहा है ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो इस हिसाब से जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सबसे सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। तो हमें बताना है कि सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व की चर्चा अगर हिंदी के संदर्भ में देखें तो किस अनुच्छेद में की गई। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी को 343 से लेकर 351 अनुच्छेदों के बीच में रखा गया है राजभाषा के तौर पर। तो किसमें इस बात की चर्चा की गई है वही हमें बताना है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन चौथा है, 391 अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखें ताकि आगे प्रश्न आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। ऑप्शन दिया गया है मेवाती, मंडियाली, मारवाड़ी, मेवाड़ी। तो आप देख रहे हैं कि जो मंडियाली नाम की यहाँ पर बोली दी गई है वो राजस्थानी की नहीं है और बाकी जितनी भी बोलियां यहाँ पर राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है। तो भाषाओं से संबंधित अरबी, फारसी, ईरानी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रेंच, इन पर मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था जो कि आप लोगों ने देखा भी है, काफ़ी उसको सराहा गया है। और एक आइडिया आपको मिलेगी कि कैसे जिन शब्दों का प्रयोग हम अपने व्यवहारिक जीवन में करते हैं वो किस भाषा से लिए गए। जैसे तौलिया शब्द का हम हमेशा प्रयोग करते हैं जब भी स्नान इत्यादि करने जाते हैं, तो तौलिया शब्द का प्रयोग होता है। तो किस भाषा का ये शब्द है। ऑप्शन दिया गया है उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली, तुर्की। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ये पुर्तगाली शब्द है। हम अपने व्यवहारिक जीवन में पुर्तगाली शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं, जिसमें कि अलमारी हो गया, तौलिया हो गया, ठीक है, अन्नास हो गया। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है। यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी भाषा है। निम्नलिखित कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर नेपाली भाषा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है। ऑप्शन दिया गया कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, मगही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चौथा ऑप्शन जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि और जितने भी इसमें नाम दिए गए हैं सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हैं। मगही जो है वो बिहारी हिंदी के संदर्भ में पूछी जाती है। इससे पहले हमने जो पहला सवाल हल किया था उसमें भी ये बात आई थी, मगही इत्यादि का नाम उसमें था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन दिया गया हिंदी, फारसी, अरबी, तुर्की।
सिफारिश शब्द का प्रयोग भी हम अपने लोक व्यवहार में करते रहते हैं, दैनिक जीवन में करते रहते हैं। तो ये किस भाषा का शब्द है? सही जवाब है इसका फारसी। ऑप्शन दूसरा इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? विकृत अव्यय, कारक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है या फिर जुड़ता है उसको कहा जाता है कारक। ऑप्शन दूसरा इसमें सही जवाब है। अगर आप हिंदी व्याकरण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमने हिंदी व्याकरण पर कई ऐसे वीडियो लेक्चर बनाए हैं जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी है और यूपी टीजीटी पीजीटी के दृष्टिकोण से भी उसमें काफ़ी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया है। तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण की, तो खोज कर जरूर उसको देखने की कोशिश कीजिए। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए नज़र में आऊँगा। जिस वीडियोज की स्पीड स्लो चल रही हो उसको फास्ट करके आप और मोबाइल का स्क्रीन बड़ा करके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। पूछा जा रहा है कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। वाक्य दिया गया है, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन दिया गया है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, उद्देश्यवर्धक वाक्य। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य आप जानते हो, वाक्य संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, साधारण वाक्य होता है। खासतौर से यही 3-4 वाक्य फेमस होते हैं। बाकी को आप पकड़ लेंगे कि आज्ञा सूचक वाक्य कौन सा है, विधि वाचक वाक्य कौन सा है, ठीक है, या फिर संबोधन वाक्य कौन सा है, ये सारी पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मिश्र वाक्य क्यों है? क्योंकि यहाँ पर की शब्द से दो वाक्यों को जोड़ा गया। इस मेले का उद्देश्य ये पहला है और कि व्यापार की वृद्धि हो उसका उद्देश्य बताया जा रहा है, ये दूसरा वाक्य है। तो दोनों को जोड़ने वाला जो यहाँ पर कंपोजिशन जिसको की यहाँ पर हिंदी में कहा जा सकता है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य कब होता है? जब इसमें और शब्द का यूज हो जाता तो संयुक्त वाक्य होता, जिस पर कि हमने बकायदे वीडियो लेक्चर बनाया। जरूर व्याकरण वाला पोर्शन जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी? तो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बात कही गई कि अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में करना चाहें तो कर सकते हैं? ऑप्शन दिया गया 343, 344, 346, 348। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर आर्टिकल 348 के अंतर्गत ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये दोनों अपनी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यहाँ पर तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज, संकर शब्दों पर हमने विस्तार से अपने हिंदी व्याकरण वाले लेक्चर्स में किया है। प्लीज आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उस प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिए। आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलेंगी और कैसे हम तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषज, संकर शब्दों को अच्छे से जान सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जो कि आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ना लगे कि जब मैं घोषणा करूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का क्लास शुरू हो गया है तो तभी से पढ़ना शुरू करें। इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोज अपलोडेड हैं जिससे कि आप अपना तैयारी शुरू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कांच, आखर, कान, वायु। तो इसमें जो सही जवाब है कि वायु जो शब्द है वो तद्भव नहीं है, ठीक है। क्या है वो? तत्सम है। और जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, कांच का हो गया कार्य, कान का हो गया कर्ण, आखर का हो गया अक्षर, ये सब क्या हो गए? तत्सम हो गए, उन सब की ये तद्भव है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है? तो आप जानते हैं कि शब्द होते हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, 3 तरीके के शब्द मूल रूप से पाए जाते हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं है। जलद, नाक, कान, पर। तो यहाँ पर जो रूढ़ नहीं है, सही जवाब है जलद। जलद शब्द क्या है? यौगिक शब्द है। इन ऐसे प्रश्नों पर जो प्रश्न बनते हैं इस पर भी हमारा वीडियो लेक्चर है। आप लोग हिंदी व्याकरण वाला पोर्शन जरूर देखिए। जितना आप लोग साहित्य का देखते हैं शायद आप हिंदी व्याकरण का नहीं देखते हैं। एक बार देखेंगे तो आपको लगेगा कि साहित्य से मिलता जुलता हिंदी व्याकरण में भी अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? आर्य भाषाओं के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन, यूनानी। तो इसका जो सही जवाब है वो है अरबी भाषा। और ये प्रश्न 2018 से लेकर 2021 के बीच में करीब 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये रिपीटेड हो रहा है, केवल ऑप्शन इसके चेंज हो जा रहे हैं। आगे ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि तारीख
निम्नलिखित में से किस किस भाषा का मूल शब्द है? तारीख, जिसको कि हम कई बार दिनांक बोलते हैं, डेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ तारीख लिखा हुआ है। किस भाषा का मूल शब्द है, ये हमें बताना है। ऑप्शन दिया है पुर्तगीज, अरबी, तुर्की, हिंदी। तो तारीख किस भाषा का शब्द है? सही जवाब है ये दूसरा, अरबी भाषा का शब्द है तारीख। तारीख पे तारीख, आपने सुना होगा ये सब डायलॉग्स। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है। तो वर्ण उच्चारण स्थान से संबंधित पूछे गए हैं। कंठ, तालव्य, दंत्य, मूर्ध्य, ठीक है, ओष्ठ, ये सब जानते हैं, दंत्योष्ठ। तो इसमें से हमें बताना है कि तालव्य वर्ण कौन कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का, कि एक तो च है और दूसरा है ज। ये क्या है? तालव्य के अंतर्गत आते हैं, जबकि ये मूर्धन्य त और त हो गया दंत्य। तो इन सब के बारे में भी आप जानते होंगे। ये दोनों अलग अलग हो गए, ये हो गया दंत और ये हो गया मूर्धन्य, और ये क्या हो गया? तालु। ठीक है, तालव्य से। सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन चौथा, ए और डी। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये बड़ा प्रश्न है और पूछा जा रहा है, राजभाषा आयोग जिसकी स्थापना सन 1955 में हुई थी, उसके अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो कौन कौन से सुधार दिए गए थे? कई बार तो परीक्षाओं में बस इतना ही पूछ दिए जाते हैं कि राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा 1955। लेकिन यहाँ पर एक नई जानकारी आपको दी जा रही है कि सुझाव जो दिए गए थे, कौन कौन से सुझाव थे। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि सर्वाधिक हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है, तो भारत का एक माध्यम हो सकती है। 14 वर्ष के बच्चों को हिंदी का ज्ञान हो जाना चाहिए, और ये जो ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये क्या है? सही है। तो ये सब हमें इसमें सुझाव दिए गए हैं, तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि मिलान वाला है, जिसको कि हमने लाइव क्लास में बातचीत कर लिया था, लेकिन ये रिवीजन के तौर पर है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो देख लेते हैं। राजस्थानी के अंतर्गत मालवी, ठीक है। इसके बाद पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ रही है कन्नौजी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी। तो इस तरीके से जो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला इसमें सही है। बाकी आप मिलान करके पहले से भी रखे होंगे। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्रेणी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी, पूर्वी हिंदी। तो इस तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि हिंदी भाषा और उसका विकास यूनिट से किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सबके पूछने का पैटर्न देख रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग दृष्टिकोणों से पूछे गए। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक जगह इसको कलेक्ट कर लिया जाए। तो यहाँ पर क्या है, विकास क्रम के अनुसार हम देखें तो इसका जो सही ऑप्शन यहाँ पर बन रहा है, पहला है पहली प्राकृत, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे है श्रेणी, तीसरे नंबर पे है पूर्वी हिंदी, ठीक है, और चौथे नंबर पे है वर्तमान हिंदी। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया BADC। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है। कौन सी भाषा जो कि आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया संस्कृत, प्राकृत, तुर्की, अंग्रेजी। तो कौन सी ऐसी भाषा है जो कि आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? आपको लग रहा होगा अंग्रेजी जो है आर्य भाषा में नहीं है, कई जगह इसको लैटिन भी लिख दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब है वो है तुर्की, जो है वो आर्य भारतीय भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋण है, यौगिक नहीं है। ठीक उलट सवाल इससे पहले आया हुआ था, जलद एक ऑप्शन सही हुआ था, आप लोगों को याद आ गया होगा। तो उसमें पूछा था कि यौगिक है, ऋण नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे चेंज कर दिया गया प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि शब्द ऋण है, यौगिक नहीं है। ऑप्शन दिया गया पीला, झटपट, घुड़साल, पंकज। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर पीला शब्द जो है वो ऋण है, यौगिक नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। फारसी का कौन सा शब्द है? ऑप्शन दिया गया दाग, औरत, नीलम, फीस। तो 4 नाम दिए गए हैं, उसमें जो सही जवाब है कि पहला ऑप्शन जो है दाग है। दाग क्या है? फारसी शब्द है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि मिलान वाला है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर बोलियां दी गई हैं और एक तरफ वर्ग दिए गए, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो हमें मिलान करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या है, बुंदेली, ठीक है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही। तो आप देख रहे हैं कि एरो लगातार एक ही
साइड में चल रही है और एक ठो एरो है जो कि मेवाती राजस्थानी के साइड में। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा हो गया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक इसी तरीके का प्रश्न एक और आया हुआ था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से चेंज आपको दिख रहे होंगे। पूछा गया कि प्राचीन संस्कृत, सौशेनी, लौकिक संस्कृत, पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पर कौन है? पहला है प्राचीन संस्कृत, दूसरा है लौकिक संस्कृत, तीसरा है अपभ्रंश, चौथा हो गया पश्चिमी हिंदी। तो इस तरीके से 1 3 2 4, 1 3 2 4। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया 24 का सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। यहाँ पर हमें बताना है तद्भव शब्द नहीं है। राय, खेत, दाहिना, कवि। तो यहाँ पर तद्भव शब्द नहीं है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। इसका सही जवाब है कवि। जो शब्द दिया गया है वो तद्भव नहीं है बल्कि तत्सम है, और बाकी जितने भी इसमें शब्द दिए गए सब तद्भव हैं। ठीक है, इनके तत्सम अलग अलग हो जाएंगे, जैसे कि दाहिना का दक्षिण, खेत का क्षेत्र। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो ये प्रश्न ऑलरेडी पिछली बार पूछा जा चुका था, इसके पहले वर्ष में। यहाँ पर दोबारा पूछा गया है, ऑप्शन बस चेंज हो गए हैं। ऑप्शन वही है, बस इनके क्रम चेंज हो गए। यूनानी, लैटिन, फारसी, अरबी। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अरबी जो है वो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पूछा गया कि सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। राजभाषा आयोग, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम। इसको हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर राजभाषा आयोग की स्थापना, जो कि इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि 1955 में, तो 1 का 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद राष्ट्रपति का जो आदेश दिया गया वो हो गया पी का 3 1960। राजभाषा अधिनियम हो गया 1963 और राजभाषा नियम हो गया 1976। इन सबको आप अपने कॉपी पर बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे ऐसे नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको कंफर्म रहे कि राजभाषा आयोग कब बना था, राष्ट्रपति का आदेश कब आया था, राजभाषा अधिनियम कब बना था, राजभाषा नियम कब बना था। 2 चीजें आप देख रहे हैं, अधिनियम और नियम अलग अलग वर्षों में बने हैं। तो उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा। इसका जो सही जवाब यहाँ पर है ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है। अग्नि, भ्राता, आज्ञा, किसान। तो यहाँ पर देखिए तत्सम पूछा जा रहा है, तद्भव नहीं पूछा जा रहा है। इससे पहले के प्रश्नों में तद्भव पूछा गया था, यहाँ अब क्या हो गया तत्सम। आगे की परीक्षाओं में देशज, विदेशज, संकर ये शब्द भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तत्सम कौन सा शब्द नहीं है, तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब हो गया किसान। किसान शब्द जो है वो तत्सम नहीं है। ये क्या होता है, यहाँ पर कृषक होता तो तत्सम हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन सही है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। अभी तक आप देख रहे हैं कि आर्य भाषाओं के बारे में चर्चा की जा रही थी, अब एक नई भाषा परिवार के बारे में बातचीत हो रही है, वो है सामी भाषा परिवार। उसमें से कौन शामिल नहीं है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन चौथा है फारसी। जो भाषा है वो सामी भाषाओं के अंतर्गत नहीं है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सामी भाषाओं को हम कहाँ से पढ़ें, जिस पर कि मैं एक जल्दी वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा भाषा परिवारों के ऊपर, जिससे कि इस तरीके के प्रश्न आप आराम से सॉल्व कर सकें। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, जो कि पहले भी पूछा जा चुका है। यहाँ पर पूछा गया कि राष्ट्रपति मिलान करना है, राष्ट्रपति का आदेश, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, राजभाषा अधिनियम, संकल्प। तो इसमें कुछ विकल्प ऐसे हैं थोड़े से नए हैं, ये दोनों नए हैं और बाकी ये दोनों पुराने हैं। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसको कैसे हमें मिलान करना है। तो राष्ट्रपति का आदेश हो गया यहाँ पर 1959। ठीक है, और संसद के समिति के सुझाव का जो हो गया वो हो गया 1968। रुक जाइए 1 मिनट। राष्ट्रपति का आदेश, इसमें जो सही जवाब दिया गया है ये चौथा ऑप्शन का यहाँ पर सही जवाब बताया जा रहा है कि ए का 2 हो गया, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। यानी कि संकल्प जो लिया गया 1968 में, और राजभाषा अधिनियम की जो बात की गई है 1963 में। ठीक है, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव की जो चर्चा की गई है वो 1959 में, राष्ट्रपति का आदेश 1955। जबकि यहाँ पर राजभाषा आयोग का भी हुआ है। तो इस ऑप्शंस को लेकर थोड़ा सा क्वेश्चंस उठ सकते हैं कि दोनों कैसे। एक जगह बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर पेपर सेट करने वाले को भी ध्यान में नहीं रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो इनको कैसे हैंडल करना है एक बार आप इससे सीख सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, जो कि
मिलान करना है सूची 1 के साथ सूची 2 को। एक तरफ उच्चारण स्थल दिए गए हैं ओष्ठ, दंत्य, कंठ, तालव्य, इधर च, प, त, ग। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि कौन किससे जुड़ रहा है। ओष्ठ के साथ क्या हो गया? प। ठीक है, दंत के साथ हो गया, दंत के साथ हो गया त, कंठ के साथ हो गया ग, और तालव्य के साथ हो गया च। तो इस तरीके से इसका जो सही यहाँ पर रेशियो बन रहा है वो ऑप्शन जो दूसरा है वो सही है कि ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। तो इस तरीके से हमने सन 2018 से लेकर 21 के बीच में हुए नेट की परीक्षा के आधार पर प्रश्नों को एक जगह कलेक्ट किया था, जो कि यूनिट 1 के अंतर्गत आएंगे। और अगर इसमें से 2-3 सवाल भी आ जाते हैं तो ये वीडियोज लेक्चर आप सभी के लिए सार्थक हो सकता है। तो कमेंट्स कर जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।